वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये राजस्थान है और यहाँ पर है पाकिस्तान। राजस्थान में बहुत कम रेनफॉल होती है, इसीलिए राजस्थान में सब हरि की पूजा करते हैं। हरि मतलब भगवान, ताकि वो रेनफॉल करवा दें। हरि इनकी पूजा से इतना खुश होते हैं कि वो इंदिरा गांधी कैनाल बनवा देते हैं। ये पंजाब की दो रिवर हैं, इसका नाम है सतलुज रिवर और इसका नाम है ब्यास रिवर। इस पॉइंट पर ये दोनों रिवर एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाती हैं और इस पॉइंट पे बनाया जाता है हरि के बैराज। इंदिरा गांधी कैनाल को दो स्टेजेस में कंस्ट्रक्ट किया गया है। फर्स्ट स्टेज में इंदिरा गांधी कैनाल को हरि के बैराज से लेकर यहां तक कंस्ट्रक्ट किया गया और स्टेज 2 में यहां से लेकर यहां तक कंस्ट्रक्ट किया गया। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि राजस्थान में सब हरि की पूजा करते हैं, तो सबके SU से हो जाएगा सतलुज, B से हो जाएगा ब्यास और हरि से हो जाएगा हरि के बैराज। आई होप ऐसे करके आपको ये लर्न हो जाएगा। कैनाल का वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये है कैनाल की लेफ्ट साइड और ये है कैनाल की राइट साइड। कैनाल की राइट साइड है फ्लो सिस्टम और कैनाल के लेफ्ट साइड है लिफ्ट सिस्टम। L से होता है लेफ्ट और L से होता है लिफ्ट। ऐसे आपको लर्न हो जाएगा कि कैनाल की लेफ्ट साइड पर है लिफ्ट सिस्टम। इन सिस्टम को हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इंदिरा गांधी कैनाल को राजस्थान कैनाल भी कहा जाता है। 1948 में कन्वर सेन ने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया था। कंसीव का मतलब होता है किसी चीज को इमेजिन करना। और इसके 10 साल बाद मतलब 31 मार्च 1958 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट को दो स्टेजेस में कंस्ट्रक्ट किया था। स्टेज 1 में इंदिरा गांधी कैनाल को हरि के बैराज से इस पॉइंट तक कंस्ट्रक्ट किया गया और स्टेज 2 में इस कैनाल की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर दिया गया। इस कैनाल की लेंथ है 9060 किलोमीटर। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट कैनाल है। इस कैनाल को बनाने का ऑब्जेक्टिव था कि इसके आसपास के एरिया में अच्छे से इरिगेशन हो जाए। इस कैनाल में इरिगेशन करने के लिए दो सिस्टम हैं। नंबर 1 फ्लो सिस्टम एंड नंबर 2 लिफ्ट सिस्टम। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस साइड लेफ्ट लिखा है वहां की जमीन ऊपर की तरफ जा रही है और जहां राइट लिखा है वहां की जमीन नीचे की तरफ जा रही है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि राजस्थान की स्लोप टिल्टेड है। हम सबको पता है कि वाटर स्लोप के साथ फ्लो करता है, मतलब इंदिरा गांधी कैनाल का वाटर इस डायरेक्शन में नेचुरली फ्लो करेगा विदाउट एनी एफर्ट्स। लेकिन इंदिरा गांधी कैनाल के वाटर को इस डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए वाटर को पंप की हेल्प से लिफ्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें वाटर को स्लोप के अगेंस्ट फ्लो करवाना है। अब हम फ्लो सिस्टम और लिफ्ट सिस्टम के बीच का डिफरेंस देखेंगे। इंदिरा गांधी कैनाल के लेफ्ट साइड में है लिफ्ट सिस्टम। इसे ऐसे लर्न करना कि L से होता है लिफ्ट और L से होता है लेफ्ट। लिफ्ट सिस्टम से 30% कमांड एरिया का इरिगेशन किया जाता है। कमांड एरिया का मतलब होता है कैनाल के आसपास का एरिया। लिफ्ट सिस्टम में वाटर को लिफ्ट किया जाता है ताकि वाटर स्लोप के अगेंस्ट फ्लो कर सके। इंदिरा गांधी कैनाल के राइट साइड है फ्लो सिस्टम। फ्लो सिस्टम से 70% कमांड एरिया का इरिगेशन करवाया जाता है। इस सिस्टम में वाटर स्लोप की डायरेक्शन में फ्लो करता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से काफी सारे बेनिफिट भी हुए हैं, जैसे कमांड एरिया की ग्रीनिंग हो गई,
मतलब कमांड एरिया में ट्रीज, प्लांट, ग्रास ये सब चीजें ग्रो हो गईं और इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से एग्रीकल्चर बूस्ट हो गया। इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं, जैसे वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना कि जमीन के अंदर सॉल्ट होता है। वाटर लॉगिंग होने की वजह से ये सॉल्ट ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने लगता है और इन प्लांट की रूट्स पे डिपॉजिट हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं सॉइल सैलिनिटी। सॉइल सैलिनिटी से क्या प्रॉब्लम होती है ये समझने के लिए हमें ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक टब है। इस टब को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। दोनों साइड इक्वल वाटर है, लेकिन इस वाले पार्ट में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब इस टब में होगा ऑस्मोसिस। इस वाले पोर्शन का वाटर दूसरे पोर्शन में मूव करेगा ताकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन को कम किया जा सके। एज अ रिजल्ट इस वाले पोर्शन में वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा और इस वाले पोर्शन में डिक्रीज हो जाएगा। अब सेम चीज इस ट्री के साथ होगी। हमने अभी पढ़ा था कि सॉइल सैलिनिटी की वजह से इस ट्री की रूट्स में सॉल्ट डिपॉजिट हो जाएगा। इस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए ऑस्मोसिस के थ्रू इस ट्री के अंदर का वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से ये ट्री ड्राई होकर मर जाएगा। इसीलिए सॉइल सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग को प्रॉब्लम बताया गया है। शिनचैन एक शरारती बच्चा है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? जब वो छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, छोटी चड्डी पहनता था। चलो तुम दोनों हिंदी में वार्तालाप करो। तुम गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। ये फालतू चीज नहीं। तुम राखी बेचने वाले और ये ग्राहक। हाँ मैडम, आपको क्या चाहिए? मैडम बोलोगे हिंदी में? बोलिए बहन जी, क्या चाहिए? आपने ये वाली राखी कितने की दी है? 400 रुपए की दी है। इसे आप मेरे बैग में डाल दो। बैग में? इसे आप मेरे झोले में डाल दीजिए। ये लीजिए बहन जी, आप कृपया हमें 400 रुपए दीजिए। मैं आपको 500 रुपए दे रही हूँ। मैं आपको 100 रुपए वापस करूँगा। जल्दी खत्म करो, कितना लंबा खींचोगे? पैसा पैसा पैसा। धन्यवाद भैया, आपका दिन शुभ हो। अति उत्तम, बहुत अच्छा एंड करा तुमने। तुम कैसे एंड करोगे? बाय दीदी। ग्राहक को बाय कौन करता है? चलो चलो चलो, हो गया तुम्हारा, हो गया। मैम जीरो तो नहीं मिलेगा ना? हो गया तुम्हारा, चलो 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 लिख लो, चुप। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ ऐसे तरीके पढ़ेंगे जिनके थ्रू इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सकता है। इस चैप्टर का ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तरीका है कि इस एरिया में स्ट्रिक्ट वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट करी जाए। दूसरा तरीका है इस एरिया में वाराबंदी सिस्टम यूज करना। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कैनाल के सभी आउटलेट में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कैनाल है और ये इसके आउटलेट्स हैं, जिनकी हेल्प से कैनाल के वाटर को डिफरेंट एरियाज तक पहुंचाया जाता है। तीसरा तरीका है हमें इस एरिया में वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को नहीं ग्रो करना है, क्योंकि इनकी वजह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ तरीका है कैनाल के आसपास जिन एरियाज में वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी जैसी प्रॉब्लम है उन एरियाज को वापस रिक्लेम करना चाहिए। पांचवा तरीका है कि इस एरिया में एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रीज ग्रो करो ताकि विंड इरोजन से बच जाएं। सिक्स्थ मेथड है कि इस एरिया के पुअर को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए ताकि ये अपनी फील्ड पे कल्टीवेशन कर सकें। और सातवां तरीका है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक बेस, मतलब इस एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर को सेटअप किया जाए ताकि इस एरिया का डेवलपमेंट हो सके। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।